हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 के एक जो हमारा कंटिन्यू टॉपिक था लास्ट क्लास का, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स के बारे में, आगे जो सर्टेन गुड्स और उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी गुड्स इन गुड्स पार्ट सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इसी के, ये देखिए ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ये लीगल प्रोविजंस पर बात कर रहे थे। लीगल प्रोविजंस में हमने ये जो टॉपिक था हमारा निश्चित माल की दशाओं में, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द स्पेसिफिक और सर्टेन गुड्स, ये टॉपिक हमारा हो चुका था। आज हम बात करने वाले हैं रिमेनिंग पर, यानी अनिश्चित माल की दशा में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द असर्टेन गुड्स। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यानी कि हम कह सकते हैं कि अनिश्चित एवं भावी माल की दशा में स्वामित्व का हस्तांतरण। देखिए, अनिश्चित माल और भावी माल के स्वामित्व में स्वामित्व के अंतरण के संबंध में प्रावधानों का अध्ययन करने में पूर्व अनिश्चित और भावी माल का अर्थ समझ लेना उचित होगा। अनिश्चित माल क्या होता है देखना। अनिश्चित माल से तात्पर्य ऐसे माल से हैं जिसे विक्रय अनुबंध करते समय पहचाना और तय नहीं किया गया हो, यानी कि ऐसा अनसर्टेन गुड्स ऐसी होती है जिनको हम जब भी हम सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस समय आइडेंटिफाई और एग्रीड नहीं किया गया हो। क्लियर है यहाँ पर। फ्यूचर गुड्स क्या होता है देखिए, भावी माल से तात्पर्य माल के ऐसे माल से हैं जिसे विक्रय अनुबंध करने के बाद निर्मित या उत्पादित या प्राप्त किया जाना है। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अनसर्टेन गुड्स का मतलब होता है कि जब हम सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब हम उस माल को आइडेंटिफाई और एग्रीड नहीं करते, तो वो माल कैसा होगा हमारा, अनसर्टेन गुड्स। और फ्यूचर गुड्स होती है कि ऐसे गुड्स जिनको सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद प्रोड्यूस किया जाता है या उनको रिसीव किया जाता है। क्लियर है यहाँ पर। सेक्शन है हमारी सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। Uncertain goods mean goods which have not been identified or agreed at the time of contract of sale is made। जब contract of sale बनाया गया है तब हमारी आइडेंटिफाई और एग्रीड नहीं की गई है गुड्स को, तो वो गुड्स होती है हमारी अनसर्टेन गुड्स। Upon future goods mean the goods to be manufactured or produced or acquired by the seller after making the contract of sale। हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के बाद हमने वो जो मैन्युफैक्चरर है या फिर प्रोड्यूस की गई है या फिर हमने रिसीव की है उन गुड्स को, तो वो हमारी फ्यूचर गुड्स होगी। क्लियर है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं आगे इसके एप्रोप्रिएशन पर। ठीक है, तो चलिए एप्रोप्रिएशन पर इसके रिलेटेड कुछ प्रोविजन है उन पर बात कर लेते हैं। प्रोविजन में सबसे पहला दिया गया है कि यदि अनिश्चित माल या भावी माल का वर्णन के आधार पर विक्रय किया गया है, तो यानी कि अगर अनसर्टेन गुड्स या फ्यूचर गुड्स का डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अगर सेल किया गया है तो उसमें बायर को ओनरशिप ट्रांसफर तब होगा जब हम इन कंडीशन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहली कंडीशन आती है आपकी, बायर और सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अगर गुड्स का एप्रोप्रिएशन किया है, तो यानी बायर और सेलर ने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अपना गुड्स और गुड्स का एप्रोप्रिएशन किया है। सेकेंड है हमारा कि एक पार्टी अपने गुड्स का एप्रोप्रिएशन दूसरी पार्टी की कंसेंट से किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एप्रोप्रिएशन सिर्फ सेलर ने या सिर्फ बायर ने किया है, दोनों का किया हुआ माना जाना चाहिए। सेलर और बायर दोनों ने अगर एप्रोप्रिएशन किया है तभी वो दोनों की सहमति से हुआ है, दोनों की, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों की अगर कंसेंट से हुआ है तो वो हमारा एप्रोप्रिएशन सही माना जाएगा। फिर थर्ड आता है हमारा कि विनियोजित माल का उस वर्णन के अनुरूप होना चाहिए जो विक्रय अनुबंध में दिया गया है। हमारा गुड्स का एप्रोप्रिएशन का डिस्क्रिप्शन, गुड्स का एप्रोप्रिएशन उस हिसाब से होना चाहिए जैसा डिस्क्रिप्शन हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में दिया है। क्लियर है यहाँ पर। फिर फोर्थ और लास्ट आता है हमारा कि एप्रोप्रिएटेड जो गुड्स होती है वो हमेशा डिलीवरेबल पोजीशन में होनी चाहिए, यानी सुपुर्दगी योग्य में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जिस गुड्स को एप्रोप्रिएट कर रहे हो वो डिलीवरेबल कंडीशन में है ही नहीं। क्लियर है यहाँ पर। अब बात करते हैं माल का। नेक्स्ट है आपका कि गुड्स का एप्रोप्रिएशन बिना किसी कंडीशन के होना चाहिए। अगर कंडीशन एप्लीकेबल है तो वो आपका गुड्स का कभी भी एप्रोप्रिएशन नहीं हो सकता। सेक्शन अकॉर्डिंग टू 23 सबसेक्शन 1।
ये जब भी सभी ये इतने काम किए जाते हैं, ये सारे काम पूरे कर लिए जाते हैं, ये जो 5 कंडीशन देखिए, अगर आप ये 5 कंडीशन कंप्लीट कर देते हो तब हमारे एप्रोप्रिएटेड जो गुड्स होती है उनका ओनरशिप बायर को मिल जाता है। क्लियर है यहाँ तक? बात समझ आई कि एप्रोप्रिएशन या फिर हम कह सकते हैं कि जब गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर करनी है तो आपको कुछ प्रोविजन फॉलो करने होंगे। वो प्रोविजन अभी हमने बताए। सबसे पहला प्रोविजन कौन सा था कि बायर और सेलर दोनों के अकॉर्डिंग क्या हुआ होना चाहिए, गुड्स का एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। सेकेंड, दोनों की कंसर्न होनी चाहिए उसमें। थर्ड, आपका गुड्स का एप्रोप्रिएशन उसके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फोर्थ है आपका कि जिस गुड्स को हम एप्रोप्रिएट कर रहे हैं वो डिलीवरेबल पोजीशन में होनी जरूरी है। फिर आता है आपका फिफ्थ और लास्ट कि गुड्स का एप्रोप्रिएशन बिना किसी कंडीशन होना चाहिए, यानी हमारा गुड्स का एप्रोप्रिएशन जो होता है वो विदाउट कंडीशन होता है। अगर कंडीशन डाल देते हैं तो गुड्स का एप्रोप्रिएशन वैलिड नहीं माना जाता है। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ आई आपको? चले आगे हम बात करते हैं गुड्स का एप्रोप्रिएशन। ये देखिए, ये हमारी कंडीशन थी, ठीक है, वो हिंदी में दे रखा था। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से देख सकते हैं, अगर उनको ये सारा नोट डाउन करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। बाय लैंग्वेज लिखा हुआ है, द गुड्स मस्ट बी एप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट ईदर बाय द बायर और बाय द सेलर। Second one is the appropriation of goods must be made with the consent of the others. Third है आपका the goods appropriated must be of the same description as given in the contract. Fourth one is the appropriated goods must be deliverable straight. And last one is the appropriation must be unconditional. Section 23 subsection 1. When all this step are taken, the property to the goods appropriated passes to the buyers. यानी हम इससे गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बायर्स को, अगर हम इन सारे रूल्स को फॉलो करते हैं तो। क्लियर है यहाँ पर? अब हम बात करते हैं एप्रोप्रिएशन होता क्या है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है, देखिए, एप्रोप्रिएशन यानी माल का विनियोजन, एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। The expression appropriation of goods is the contract mean doing some act by the parties which is impile or has effect to uncertainment of certain goods for the performance of the particular contract. यानी कि इस प्रावधान के अधीन माल का वियोजन से तात्पर्य पक्षकारों द्वारा कोई ऐसा कार्य करना जिससे किसी अनुबंध के निष्पादन के लिए किसी माल को निश्चित किया जाता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए किसी गुड्स को फिक्स किया जाता है या सर्टेन किया जाता है, तो वो सर्टेनमेंट कौन कौन सी कंडीशन से होगा वो भी दे रखा है, अभी हम उन पर भी बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए, दिस मे बी डन बाय सेपरेटिंग द गुड्स सोल्ड फ्रॉम द अदर गुड्स। ठीक है, यानी माल में विक्रय किए गए माल को अलग से रखना, सबको मिक्स नहीं करना है। सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दोनों गुड्स को जो सेलिंग हो चुकी है और जो सेल होनी है उन गुड्स को मिक्स नहीं करें। फिर है बाय पुटिंग द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स सोल्ड इन द सूटेबल रेस्टिव प्लेस, यानी कि जो भी हमारे कंटेनर है हम उनमें क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी के अनुसार भरकर रख सकते हैं। Delivering the goods to the carrier and the other bailey for the purpose of the transmission of the buyer without reserving the rights of disposal. क्रेता के पास पहुंचाने के उद्देश्य से विक्रय किए गए माल को किसी माल वाहक के पास बेली को सौंपकर आ सकता है। क्लियर है यहाँ पर? अब हम बात करते हैं हमारे वैलिड एप्रोप्रिएशन टेक प्लेस प्रोवाइडेड अ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अगर हमको गुड्स का वैलिड एप्रोप्रिएशन करवाना है तो हमें इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना होगा। तो चलिए वो कंडीशंस कौन सी हैं उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन आती है द एप्रोप्रिएशन मस्ट बी अनकंडीशनल, यानी बिना शर्त के एप्रोप्रिएशन होगा तभी वो वैलिड होगा। सेकेंड वन इज इट मस्ट बी ईदर बाय द बायर और द सेलर, यानी कि हमारे माल का गुड्स का एप्रोप्रिएशन या तो सेलर करेगा या फिर बायर करेगा, इन दोनों के अलावा कोई नहीं। इट मस्ट बी द गिवन द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी, यानी कि इसमें सहमति दूसरी पक्षकार की भी होनी जरूरी है। इन केस द बायर एप्रोप्रिएट द गुड्स इट मस्ट बी विद द कंसेंट ऑफ द सेलर, यानी कि अगर माल का विनियोजन किया जाता है तो वो उसमें
जो भी आपकी कंडीशन है, कंसेंट, सेलर का कंसेंट होना जरूरी है उसमें। इन केस द सेलर एप्रोप्रिएट इट मस्ट बी द कंसेंट ऑफ द बायर। अगर सेलर एप्रोप्रिएट कर रहा है तो किसकी कंसेंट चाहिए आपको? बायर की। और अगर बायर कर रहा है तो सेलर की एप्रोप्रिएशन चाहिए। क्लियर है यहाँ पर? द कंसेंट मे बी एक्सप्रेस और इम्पाइल्ड। हमारी सहमति कैसी होगी? गर्भित और स्पष्ट, दोनों तरीके से हो सकती है, किसी भी फॉर्म में आप लोग कर सकते हो उसको। फिर आता है द कंसेंट मे बी गिवन ईदर बिफोर और आफ्टर द एक्सप्रोप्रिएशन सेक्शन अकॉर्डिंग टू 223 सबसेक्शन 1। यानी हम कह सकते हैं कि सहमति माल से विनियोजन के पूर्व और बाद में भी कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? अब देखिए एक एग्जाम्पल बताती हूँ, उसमें आप मुझे ये बताना कि क्या यहाँ पर एप्रोप्रिएशन वैलिड है या नहीं है। ठीक है, चलिए। अजय ने अमर को कुछ माल बेचा, यानी ये हमारा अजय है, ये अमर है, मान लो। ठीक है, दोनों पार्टी है। अजय ने अमर को माल बेचा, यानी अजय कौन हुआ? हमारा सेलर। ये कौन हुआ? हमारा बायर। ठीक है, अब देखना, अजय माल की सुपुर्दगी देने के लिए निर्धारित माल गोदाम से बाहर निकलवाता है, यानी ये डिलीवरी देनी है इसको, तो इसने बाहर निकलवा दिया। तब अजय अमर को सूचना करता है कि आपका माल तैयार है, आप ले जाइए, और इसके साथ कंडीशन बता दी कि पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या यहाँ पर ये गुड्स का एप्रोप्रिएशन है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन क्या डाली है? पेमेंट की। और अभी जस्ट हमने ये पढ़ा, देखिए कि हमारा एप्रोप्रिएशन कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल। तो यहाँ पर कंडीशन डाली है, इसका मतलब ये एप्रोप्रिएशन वैलिड नहीं हो सकता। क्लियर है यहाँ पर? बात समझ आई आपको? चले आगे। अब बात करते हैं हमारे डिम्ड एप्रोप्रिएशन की। डिम्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ द गुड्स, वेयर द सेलर डिलीवर ऑफ द गुड्स to the any of following for the purpose of transmission to the buyer without reserving the rights of disposal, he is deemed to have unconditionally appropriated the goods to the contract। यानी कि जब कोई विक्रेता माल को क्रेता के पास पहुंचाने के उद्देश्य से निम्नांकित में से किसी को भी माल सौंपता है, तो उस माल का बिना किसी शर्त के वैध नियोजन माना जाता है। जैसे किस किस को दे तो माना जाएगा? सबसे पहला बायर को दे तो वो बिना कंडीशन के मान लेगा कि हाँ एप्रोप्रिएशन हो चुका है। फिर कैरियर को दे तो मान सकता है वो, हाँ मांग सकता है। फिर आपका अगर वो बेली को दे तो बेली का सेक्शन है आपका सेक्शन 23 सबसेक्शन 2। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम इन 3 लोगों को दे तो बिना किसी कंडीशन के भी हमारा वैलिड एप्रोप्रिएशन माना जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट, जो जैसे ये हमने यहाँ पर जो देखा था ना, ये यहाँ पर अनसर्टेन गुड्स का जो टॉपिक था हमारा रूल्स में, वो यहीं खत्म होता है। ठीक है, ये देखिए, एक सेकेंड बताती हूँ मैं आपको। हमारे जो रूल्स थे, ये देखिए, ये हमारे रूल्स थे। तो अभी लास्ट क्लास में हमने निश्चित माल का पढ़ लिया था, यानी स्पेसिफिक का देख लिया था। अभी हमने अनसर्टेन गुड्स का देख लिया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। अप्रूवल के बेस पर हम बात करेंगे। तो चलिए थर्ड हमारा जो रूल है उस पर बात करते हैं। थर्ड क्या कहता है? देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, यानी अनुमोदन पर भेजे गए माल में स्वामित्व का अंतरण करना। चले स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हेन द गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल ऑन सेल ऑन रिटर्न ऑन अदर सिमिलर एज द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासिस टू द बायर इफ द एनी फॉलोइंग सिचुएशन। ठीक है, अगर हमने अपने जब क्रेता की पसंदगी या अनुमोदन की शर्त पर माल भेजा जाता है, जब बायर की डिजायर और उसके अप्रूवल की कंडीशन पर अगर गुड्स भेजी जाती है, तो गुड्स की ओनरशिप तभी ट्रांसफर होती है जब गुड्स बायर को पसंद आ जाए। यानी कि अगर बायर ने खुद की अप्रूवल पर गुड्स मंगवाई है, तो उस कंडीशन में बायर को जब पसंद आएगी तब वो गुड्स का ट्रांसफर माना जाएगा। ठीक है, अगर बायर को गुड्स पसंद नहीं आती है तो वो रिटर्न भी कर सकता है, जैसा कि अभी हमने बताया यहाँ पर रिटर्न भी कर सकता है। ठीक है, और वो वापस भी, और अगर उसको पसंद नहीं आया है या फिर जो भी कंडीशन है, वो कंडीशन सारी नीचे अब अपन डिस्कस करेंगे कि रिटर्न की क्या कंडीशन होती है और किस कंडीशन में ट्रांसफर हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले कंडीशन पढ़ते हैं।
When the buyer signifies approval, when the buyer signifies his approval on acceptance to the seller, the property time of approval section 24 subsection A. हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब विक्रेता माल के अनुमोदन की शर्त पर भेजता है तो स्वामित्व का अंतरण तब हुआ माना जाता है जब क्रेता विक्रेता को यानी बायर सेलर को गुड्स की इंफॉर्मेशन भेज देवे। ठीक है, यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल देखिए कि एक म्यूजिक हाउस से अक्षय ने रेडियो सेलेक्ट किया। 2 दिन के बाद अक्षय ने उस म्यूजिक हाउस को इन्फॉर्म किया कि रेडियो खरीदने का वो फिक्स कर चुका है, तो यहाँ पर अक्षय को रेडियो के स्वामित्व का अंतरण हो चुका है क्योंकि उसने पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया है। बात समझ आई आपको? क्लियर है यहाँ पर? यानी कि इन शॉर्ट के बायर को हमेशा जब भी वो अप्रूवल देता है तो पहले सेलर को इन्फॉर्म करना बनता है। सेकेंड कंडीशन आती है आपकी व्हेन बायर अडॉप्ट द गुड्स, when the buyer having goods on approval adopts the good by his act, the property in the goods passes to the buyer when he adopts. Section 24 subsection A ये कहता है कि क्रेता द्वारा माल को अपनाने पर यदि क्रेता विक्रेता को सूचना नहीं देता है, अगर बायर सेलर को इन्फॉर्म नहीं करता है किंतु वह ऐसा कोई काम कर देता है जिससे क्लियर दिख जाता है कि वो बायर अपनी सेलर की इस गुड को अडॉप्ट करना चाहता है। जैसे एक दुकानदार जो होता है, अंकिता एक दुकानदार से एक टीवी सेट पसंद करती है। अंकिता ने दूसरे दिन ही उस टीवी सेट को अक्षता के पास गिरवी रख दिया। यहाँ अंकिता के पास जो टीवी सेट वापस लौटाने की जो कंडीशन है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब उसका अप्रूवल ऑटोमेटिक ही आ जाएगा क्योंकि उसने अडॉप्ट कर लिया और उस चीज को वापस कहीं और अक्षता के पास गिरवी रख दिया है। क्लियर है? तो क्या इस चीज को हम वापस ला सकते हैं? नहीं। फिर देखते हैं हमारा सेकेंड कंडीशन व्हेन द बायर गुड्स विदाउट सिग्निफाइड अप्रूवल, यानी कि क्रेता द्वारा अनुमोदन की सूचना के बिना ही अनुचित अवधि तक माल को रोकना। Sometime the buyer doesn't signify his approval on the seller but retain the goods without giving notice of the rejection. यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि यदि माल की पसंदगी की शर्त पर बेचा गया है और माल लौटाने की समय अवधि निश्चित कर दी गई है, तो उस निश्चित अवधि के बीतने के बाद माल का ओनरशिप का जो ट्रांसफर है वो बायर के पास माना जाएगा। अगर उसके बाद वो लौटाना चाहता है तो अगर वो उसने फिक्स नहीं किया है कोई भी डेट या टाइम पीरियड के इतने टाइम में नहीं लौटाएगा तो हम नहीं लेंगे, तो वो किसी भी टाइम में करवा सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 सबसेक्शन बी। फिर देखिए लास्ट कंडीशन आती है व्हेन द बायर मेक्स द रिटर्न ऑफ गुड्स impossible. When the buyer makes the goods impossible by his act and default, the property in the goods passes when he does the act or makes the default. यानी कि जब कोई बायर कोई ऐसा कोई काम या भूल करता है जिसके कारण सेलर को उसकी गुड्स की जो पॉसिबिलिटीज या रिटर्न की वो नहीं हो इम्पॉसिबिलिटीज हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसका ट्रांसफर माना जाता है। क्लियर है यहाँ पर? ये था हमारा थर्ड। अब हम बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ जो रूल है हमारा लास्ट रूल, ये है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन राइट्स ऑफ डिस्पोजल एंड रिजर्व्ड। यानी हम कह सकते हैं कि व्यवस्थापन अधिकार को सुरक्षित रखने पर स्वामित्व का अंतरण। कभी कभी सेलर जो होता है सेल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग गुड्स का एप्रोप्रिएशन करता है, किंतु साथ ही साथ में वो अपने गुड्स को डिस्पोजल के राइट्स को बायर की कुछ शर्तों के अकॉर्डिंग उसको रिजर्व भी कर लेता है। तो सेलर ऐसा तभी कर सकता है जब उसके कॉन्ट्रैक्ट या उसके एप्रोप्रिएशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको परमिशन दे दी जाए। क्लियर है यहाँ पर? यदि अगर सेलर एप्रोप्रिएटेड गुड्स को डिस्पोजल के राइट्स से रिजर्व कर लेता है तो उस गुड्स को ट्रांसफर बायर को तब तक माना जाएगा जब बायर सेलर की कंडीशन को फुलफिल कर देगा। ठीक है, अगर उसने फुलफिल नहीं किए हैं तो वो सारी राइट्स और जो भी कंडीशन है वो बायर के अगेंस्ट चली जाएगी। क्लियर है यहाँ पर? ये देखिए कि एप्रोप्रिएशन ऑफ द sometime a seller appropriate the goods to be contract but the same time reserve the rights of disposal or goods until certain conditions are fulfilled by the buyer. The seller can do so if the terms of the contract and appropriation of the goods allow him. If the seller reserve a right of disposal of the goods appropriated, the property in the goods doesn't pass to the buyer until the condition imposed by the seller are फुलफिल। क्लियर है यहाँ पर?
सिंपल सा था कि हमारा जो भी बायर है उसके एप्रोप्रिएशंस और डिस्पोजल के राइट्स के रिगार्डिंग पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिम्ड रिजर्वेशन की, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें सेलर के द्वारा माल के डिस्पोजल के राइट्स को रिजर्व हुआ माना जाता है, यानी डिम्ड माना जाता है उसको, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन देखते हैं, व्हेन गुड्स आर डिलीवरेबल टू द ऑर्डर टू द सेलर और एजेंट, व्हेन गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर्ड टू द railway for carriage by the bill of lading or railway receipt, the goods are deliverable to the order of sale and his agent. The seller is prima facie deemed to have reserved to the right of disposal. In short, हम कह सकते हैं कि अगर डिलीवरेबल पोजीशन में है गुड्स, तो यानी कि अगर जब गुड्स की डिलीवरी सेलर या फिर उसके एजेंट के ऑर्डर पर की गई है तो वो हमारा राइट माना जाएगा। सेकेंड कंडीशन आती है आपकी, व्हेन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आर सेंड टू द टुगेदर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी माल के स्वत्व के प्रलेख के विनिमय पत्र के साथ भेजे जाते हैं। तो जो भी आपका रेलवे रिसिप्ट, जहाजी बिल्टी या फिर आप कह सकते हो कि बिल ऑफ लीडिंग, to secure acceptance or the payment to the B. In such a case, the buyer is bound to the return the document of the title of the goods if he doesn't honor to bill of exchange. If they wrongfully retain the documents of title of the goods, the property in the goods of doesn't pass it to him. Section 25 subsection 3. क्लियर है यहाँ पर? तो ये था हमारे चारों रूल्स, ठीक है। इन चारों रूल्स को हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है कि क्या होते हैं ये रूल्स। देखिए, ये चारों रूल्स हमने देख लिए हैं। लास्ट था हमारा डिलीवरेबल व्हेन द राइट्स डिस्पोजल इज रिजर्व्ड। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट क्लास में हम अपना ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, इस टॉपिक का ट्रांसफर ऑफ गुड्स का लास्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं। थैंक यू।